सोचो एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया सिर्फ एक वीक ऑर्फन समझती है। कोई पावर नहीं, कोई बैकिंग नहीं, फ्यूचर भी जीरो लगता है। लेकिन वही लड़का आगे जाकर जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बन जाता है और डीमंस का फुल टाइम नाइटमेयर। भाई ये स्टोरी सिंपल नहीं है, इसमें पेन है, सैक्रिफाइस है, थोड़ा सा लव है और काफी ज्यादा डार्कनेस है। तो ध्यान से सुनना। साल 1830 का जापान है, जब डीमंस अभी भी रात के अंधेरे में छुपे रहते हैं और ह्यूमंस को हंट करते हैं। इस वजह से लोग डीमन से नफरत करते हैं और हाफ डीमन लोगों के लिए तो लाइफ और भी ज्यादा हेल होती है। ऐसी ही एक हाफ डीमन लड़की है सुजन। रोज वो रोती रहती है, माफी मांगती रहती है, लेकिन उसका अपना बाप उसे शेड में बंद कर देता है, जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। उसका भाई गिनता बस चुपचाप ये सब देखता रहता है, हेल्पलेस होकर। पर भाई, हर रोज अपनी बहन को इंसल्ट होते देखना किसी के बस की बात नहीं होती। एक स्टॉर्मी रात, जब बारिश और बिजली दोनों फुल मूड में होते हैं, गिनता डिसीजन ले लेता है कि वो सुजुन को लेकर शहर छोड़ देगा। रिस्की प्लान था, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। दोनों जंगल के बीच एक अबैंडन्ड घर में रेन से बचने के लिए रुकते हैं, बिना ये जाने कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तभी एक काइंड सोल्समैन वहां आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई घर नहीं है तो मेरे साथ चलो। ऑनेस्टली रियल लाइफ में ऐसा बंदा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर यहाँ डेस्टिनी का काम चल रहा था। इस सोल्समैन का नाम मुदारू होता है। वो दोनों को माउंटेन्स के डीप अंदर एक सोल्समिथ विलेज ले जाता है। वहीं उनकी मुलाकात होती है उसकी बेटी शिरयूकी से। जैसे ही शिरयूकी को पता चलता है कि ये दोनों अब उनके साथ रहेंगे, वो फुल एक्साइटेड हो जाती है। गिनता पहली ही नज़र में उसकी क्यूटनेस पे फ्लैट हो जाता है, जबकि सुजन को थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, क्योंकि उसने दुनिया का काफ़ी अगली साइड देखा होता है। टाइम के साथ ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। गिनता सो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है मुदारू के अंडर, जो विलेज का गार्डियन होता है। भाई यहाँ से गिनता का ग्राइंड मोड ऑन हो जाता है। एक दिन गिनता, शिरयूकी और सुजुन रिवर में खेलकर वापस आ रहे होते हैं और तब गिनता शिरयूकी की मॉम के बारे में पूछ लेता है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, पर शिरयूकी बताती है कि उसकी मॉम विलेज की प्रीस्टेस है और उसे श्राइन के बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ विलेज गार्डियन और चीफ ही उससे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर वो कॉमन लोगों से मिलेगी तो उसकी होली पावर्स कम हो जाएंगी। शिरयूकी कैजुअली बोल देती है कि उसने अपनी मॉम को सालों से नहीं देखा, जैसे वो पेन को अंदर ही दबा चुकी हो। भाई यहाँ पे ही समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। गिनता ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रांग होता जाता है, शिरयूकी के और क्लोज आता है और सुजुन बीच में थर्ड व्हील बन जाती है, जो कभी कभी फनी भी लगता है। लेकिन एक दिन अचानक ट्रेजेडी हिट करती है। एक डीमन विलेज पे अटैक करता है और शिरयूकी की मॉम को मार देता है। सिचुएशन और ज्यादा डार्क हो जाती है जब मुदारू यानी शिरयूकी के डैड उस डीमन को भगने से रोकने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। भाई ये सीन प्रॉपर इमोशनल डैमेज वाला मोमेंट था। फ्यूनरल के बाद वाली रात शिरयूकी गिनता को बताती है कि वो अपनी मॉम के बाद नेक्स्ट प्रीस्टेस बनेगी, क्योंकि वो विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो बोलती है कि उसे बस एक ही रिग्रेट होगा, और वो ये कि वो गिनता को फिर शायद कभी नहीं देख पाएगी। यहाँ पे गिनता भी फुल सीरियस मोड में आ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि प्रीस्टेस का गार्डियन बन सके, ताकि वो दोनों फिर से एक साथ रह सके। भाई ये प्रॉमिस सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। काफी साल बीत जाते हैं और दोनों अपना प्रॉमिस पूरा कर देते हैं। शिरयूकी विलेज की प्रीस्टेस बन चुकी होती है और गिनता उसका गार्डियन ही नहीं बल्कि पूरे विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्टमैन बन जाता है। एक दिन वो विलेज काउंसिल को रिपोर्ट करता है कि उसने जंगल में एक डीमन को मार दिया है। ये सुनते ही सारे ओल्ड लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमंस प्रीस्टेस का लिवर खाने के लिए आ रहे हैं। फोक स्टोरीज के हिसाब से प्रीस्टेस का लिवर डीमंस को इमॉर्टल बना सकता है। ऑनेस्टली भाई, डीमंस के प्लान्स भी फुल हॉरर मोड पे होते हैं। पर शिरयूकी को लगता है कि डीमंस का मेन टारगेट वो नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी सोर्ड है जिसका नाम याराई है, जो जनरेशन से उसके फैमिली में पास होती आ रही है। ये सुन के विलेज चीफ और ज्यादा वरीड हो जाता है। तब चीफ का बेटा कियो, जो सेकंड गार्डियन होता है, बोलता है कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीस्टेस के पास दो केपेबल वॉरियर्स हैं। फिर वो गिनता पे थोड़ा शेड थ्रो करता है, उसे इलिटरेट मसल हेड बोलकर। मतलब भाई, बिना रीजन के भी लोग जेलस हो जाते हैं। फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है, पर शिरयूकी जोरू को रोक देती है, जैसे प्रॉपर बॉस लेडी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। गिनता अकेला खड़ा होता है और तब शिरयूकी पर्दे के पीछे से बाहर आती है, क्योंकि उसे फॉर्मल एक्ट करते करते थकान हो चुकी होती है। वो गिनता से कहती है कि वो उसे उसके नाम से बुलाए, और फिर बोलती है कि आज उसके लिए एक स्पेशल गेस्ट आई है। गिनता तुरंत समझ जाता है कि बात सुजुन की हो रही है। वो शिरयूकी के प्राइवेट रूम में जाता है और देखता है कि सुजुन वहां शांति से सो रही है। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि 10 सालों में वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। टाइम लिटरली उसे टच ही नहीं कर पाया। गिनता थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सुजुन श्राइन के रूल्स तोड़कर वहां आई होती है। पर शिरयूकी उसका साइड लेती है और बोलती है कि सुजुन बस अपने भाई से मिलना चाहती थी, जो हमेशा अपनी ड्यूटी में बिजी रहता है। गिनता सुजुन को उठाकर समझाता है कि श्राइन में आना अलाउड नहीं है, लेकिन सुजुन फुल चाइल्ड मोड में टैंट्रम थ्रो कर देती है।
तभी गिंता को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। सिचुएशन रिस्की हो जाती है और सुजुन चुपचाप श्राइन से निकल जाती है, बस पकड़े जाने से एक स्टेप दूर। यहीं पे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली होती है। तब जो विजिटर आता है वो कोई और नहीं बल्कि विलेज चीफ होता है। वो शिरयुकी से प्राइवेट में बात करना चाहता है और सीधा गिंता को बोल देता है कि रूम छोड़ दो। भाई इमेजिन करो, गार्डियन होके भी बाहर भेज दिया गया। ऑकवर्ड मैक्स लेवल। अगले दिन सुबह गिंता घर वापस आता है क्योंकि उसे एक दिन का ऑफ मिलता है। ये सुन के सुजुन फुल खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान होता है पूरा दिन अपने भाई के साथ बिताने का। लेकिन फिर जो होता है ना, वो प्रॉपर सरप्राइज होता है। सुजुन देखती है कि शिरियुकी उनके घर में खड़ी है। दोनों गिंता और सुजुन शॉक में आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो श्राइन छोड़ के कैसे आ सकती है। शिरियुकी थोड़ा प्लेफुल टोन में बोलती है कि विलेज चीफ से स्पेशल परमिशन ली है और आज वो पूरा दिन उन दोनों के साथ स्पेंड करना चाहती है। ये सुन के सुजुन इतनी एक्साइटेड हो जाती है जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो और बोलती है कि तीनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। ब्रेकफास्ट के बाद गिंता डिसाइड करता है कि वो शिरियुकी को विलेज घुमाने ले जाएगा। सुजुन उन दोनों को हैप्पी फेस के साथ बाय बोलती है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाते हैं उसका स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। उधर विलेज में सीन ही अलग होता है। जब लोग गिंता को एक प्रिटी लड़की के साथ देखते हैं, सब डम्बफाउंडेड हो जाते हैं क्योंकि सालों से किसी ने शिरियुकी का चेहरा देखा ही नहीं होता। लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये वही प्रीस्टेस है। यहाँ तक कि जब वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाते हैं, वो भी शिरियुकी को पहचान नहीं पाती। ये चीज़ शिरियुकी को थोड़ा हर्ट करती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। पूरा दिन साथ स्पेंड करने के बाद शिरियुकी गिंता को एक खास जगह पर ले जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ बचपन में उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रीस्टेस और विलेज गार्डियन बनेंगे। मूड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और तब अचानक शिरियुकी बोल देती है कि वो कियो से शादी करने वाली है, जो विलेज चीफ का बेटा है। भाई गिंता की आंखें लिटरली फैल जाती हैं, जैसे किसी ने सीधा दिल पे सोड मार दिया हो। शिरियुकी बताती है कि विलेज चीफ ने उसे लेक्चर दिया था कि अगर डीमंस उसके पीछे पड़े हैं तो उसका ब्लड लाइन प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए उसे एक बच्चा चाहिए। और कियो गार्डियन भी है और फ्यूचर विलेज चीफ भी बनेगा, इसलिए ये मैरिज विलेज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। शिरियुकी बोलती है कि प्रीस्टेस होने के नाते उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर वो गिंता को देखती है और बोलती है कि वो सिर्फ उसे ही प्यार करती है और हमेशा करेगी। एक पल के लिए वो बोलती है कि उसका मन करता है विलेज छोड़ के गिंता के साथ नई लाइफ स्टार्ट करे, पर वो जानती है कि गिंता कभी इसके लिए रेडी नहीं होगा। और गिंता सच बोल देता है। वो कहता है कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि वो उसका गार्डियन बन सके, क्योंकि वो शिरियुकी के प्रीस्टेस बनने के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता था। अगर वो दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देंगे तो वो कभी एक दूसरे की आंखों में देख भी नहीं पाएंगे। फिर वो क्वाइटली बोलता है कि वो भी शिरियुकी से प्यार करता है और हमेशा उसकी और विलेज की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। भाई ये सीन पूरा साइलेंट हार्ट ब्रेक था, बिना चिल्लाए, बिना रोए। अगली सुबह शिरियुकी गिंता को मिशन पे भेजती है। दो डीमंस विलेज के बाहर देखे गए होते हैं। जाने से पहले कियो गिंता को रोकता है और अग्रेसिव टोन में कन्फ्रंट करता है। वो बोलता है कि कैसे गिंता इतना वीक हो सकता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे किसी और से शादी करते हुए देख रहा है, बिना कोई रिएक्शन दिए। गिंता ठंडे दिमाग से बोलता है कि अगर ये विलेज के भले के लिए है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुन के कियो को लगता है कि इस बंदे के दिमाग में कुछ सीरियस गड़बड़ है। गिंता उसे इग्नोर करता है और जंगल की तरफ निकल जाता है, बिना ये जाने कि उन डीमंस में से एक पहले ही सुजुन तक पहुंच चुकी है। जंगल में गिंता क्वाइटली चल रहा होता है, तभी दूसरा डीमन उस पर सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन भाई गिंता इतना ट्रेंड होता है कि वो इजीली अटैक पैरी कर देता है। डीमन बोलता है कि वो उसकी स्किल से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, पर गिंता बातचीत के मूड में होता ही नहीं और सीधा चार्ज कर देता है। पहले उसे डीमन की टफ स्किन काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर सेकंड स्ट्राइक में वो उसका हाथ ही उड़ा देता है और बेरली एक क्रशिंग ब्लो से बच जाता है। वियर्ड पार्ट ये होता है कि डीमन गुस्सा होने के बजाय और ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो गिंता से पूछता है कि उसने इतनी ट्रेनिंग क्यों की और स्वॉर्ड क्यों उठाई। गिंता बोलता है कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है जिनसे वो प्यार करता है। इसी वक्त एक फीमेल डीमन सुजुन के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि सुजुन भी उन्हीं जैसी है। सुजुन घबरा जाती है और गिंता के कपड़ों को पकड़ के चिल्लाती है कि वो ह्यूमन है। डीमन रियलाइज करती है कि सुजुन अपने भाई से इतना प्यार करती है कि उसने अपनी डीमन नेचर को दबा दिया और ह्यूमन बन के रह गई। सुजुन एक्साइटमेंट में गिंता के बारे में बताने लगती है कि वो उसके लिए सब कुछ है। तब डीमन बोलती है कि कोई है जो उसके भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है और सुजुन को उसे रोकना होगा, लेकिन सुजुन ये बात मानने से मना कर देती है। और यहीं से स्टोरी और ज्यादा डार्क होने वाली होती है। फीमेल डीमन अपनी फोरसाइट पावर यूज करती है और सुजुन को फ्यूचर का एक विजन दिखा देती है।
उस विजन में शिरियुकी कपड़े उतार रही होती है और कियो के साथ मेकआउट करने वाली होती है। ये देख के सुजुन का दिमाग ही हिल जाता है। उसे बिल्कुल बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसके लिए शिरियुकी सिर्फ और सिर्फ गिंता से प्यार करती है। तब डीमन बोलती है कि अगर सच देखना है और अपने भाई को हेल्प करना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। उधर जंगल में गिंता और मेल डीमन की फाइट अभी भी फुल ऑन चल रही होती है। गिंता डीमन से पूछता है कि वो ह्यूमंस को क्यों हर्ट करते हैं। डीमन कामली बोलता है कि हर डीमन का एक पर्पस होता है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता, और वो जो कुछ भी करते हैं सिर्फ उस पर्पस को अचीव करने के लिए। गिंता बोलता है कि वो किसी भी हाल में डीमन को किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, और सीधा चार्ज कर देता है। डीमन अपना हाथ बड़ा कर लेता है और हेड ऑन क्लैश होता है। एक ही पंच में डीमन गिंता का आर्म फाड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड हार्ट स्किन से टकरा के टूट जाती है। भाई नॉर्मल बंदा होता तो यहीं गिर जाता, लेकिन गिंता गिव अप नहीं करता। वो टूटी हुई स्वॉर्ड का टिप उठाता है और डीमन के दोबारा अटैक करने से पहले उसके दिल में घुसा देता है। अटैक फेटल होता है और डीमन नीचे गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो स्ट्रेंजली सैटिस्फाइड होता है। डीमन गिंता को बताता है कि उसकी पार्टनर के पास फोरसाइट है और उसने देखा है कि 170 साल बाद इसी विलेज में डीमन गॉड पैदा होगा। वो ये भी बोलता है कि सबसे पावरफुल डीमन ऑलरेडी इस विलेज में रहता है और वो लोग सिर्फ उसे लेने के लिए आए थे। ये सुनते ही गिंता को रियलाइज होता है कि वो सुजुन की बात कर रहा है, पर गिंता कुछ कर पाता उससे पहले ही डीमन उसे एक पार्टिंग गिफ्ट देने का डिसीजन लेता है। डीमन अपनी पावर गिंता को फोर्सफुली दे देता है, लिटरली अपना आर्म उसके गले के अंदर घुसाकर। जाते जाते वो एक स्केरी सवाल छोड़ जाता है कि जब जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वही उस प्रोटेक्शन के लायक ना रहें, तब तुम क्या करोगे। इसी वक्त श्राइन में कियो शिरियुकी के साथ जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब शिरियुकी रेजिस्ट करती है, कियो एक घटिया लाइन बोल देता है। पूछता है कि क्या वो चाहती है कि गिंता वापस आकर उसकी आवाज सुने। ये लाइन शिरियुकी के लिए लास्ट पुश बन जाती है। वो अपना दिमाग बना लेती है और कपड़े उतारना स्टार्ट करती है, बोलते हुए कि ये एक प्रीस्टेस का फर्ज है। आयरनी देखो, कियो ही फ्रीक आउट हो जाता है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि वो मान जाएगी। जैसे ही शिरियुकी उसे किस करने वाली होती है, तभी फीमेल डीमन सुजुन को वहां ले आती है ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख ले। उधर जंगल में गिंता होश में आता है और शॉकिंगली उसकी सारी इंजरीज गायब होती हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए सुजुन को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि पूरा विलेज आग में जल रहा होता है। वो किसी की मदद नहीं करता, सीधा श्राइन की तरफ भागता है। वहां एक कंप्लीटली ब्रोकन सुजुन शिरियुकी पर चिल्लाती है, उसे फेक बोलती है और अक्यूज करती है कि वो गिंता से प्यार का नाटक कर रही थी और बाद में किसी भी आदमी के साथ सेटल होने वाली थी। शिरियुकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन सुजुन कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। सुजुन रोते हुए बोलती है कि वो गिंटा से भी प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन गिंटा का दिल तो शिरियुकी के पास है। इसीलिए उसने सब कुछ सहा, हाफ डीमन होने का दर्द झेला और खुद को ग्रू भी नहीं होने दिया, ताकि वो हमेशा उसकी छोटी बहन बनी रहे और गिंटा खुशी खुशी शिरियुकी से शादी कर सके। शिरियुकी बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रीस्टेस होने के नाते उसकी विलेज के प्रति ड्यूटीज हैं। ये सुनते ही सुजुन कंप्लीटली स्नैप कर जाती है। वो अपनी आंख पर बंदी बैंडेजेस फाड़ देती है और शिरियुकी को कर्स करना शुरू कर देती है। इसी मोमेंट का फायदा फीमेल डीमन उठाती है और सुजुन के दिमाग में जहर भर देती है। वो बोलती है कि अगर वो अपने भाई को हर्ट होने से बचाना चाहती है तो शिरियुकी को मारना होगा, उससे पहले कि वो उससे धोखा दे। शिरियुकी की चीखें सुजुन तक पहुंचती ही नहीं। फीमेल डीमन के वर्ड्स उसे पूरा करप्ट कर देते हैं। अचानक सुजुन के डार्क पावर्स फूट पड़ते हैं और वो एक अडल्ट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सिर्फ एक गोल के साथ, शिरियुकी को मारना। कियो बीच में आने की कोशिश करता है, पर फीमेल डीमन उसे इजीली गिरा देती है और घसीटकर बाहर ले जाती है, बोलती है कि उसका बाद में काम है। अब सुजुन और शिरियुकी आमने सामने होती हैं। शिरियुकी कांप जाती है जब सुजुन उसके फैमिली की लेजेंडरी स्वॉर्ड निकालती है, पर अटैक होने से पहले ही गिंटा वहां पहुंच जाता है। शिरियुकी दौड़कर उसके पास आती है और गिंटा उसे जोर से गले लगा लेता है, लेकिन ये मोमेंट भी काफ़ी नहीं होता। एक पल में सुजुन की स्वॉर्ड चलती है और शिरियुकी का सिर हवा में उड़ जाता है। गिंटा शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसकी बाहों में शिरियुकी का ब्लीडिंग बॉडी होता है और उसका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया। तभी सुजुन उसके पीछे अपीयर होती है और बोलती है कि उसने ये सब उसके लिए किया। गिंटा उसे पहचान ही नहीं पाता और सिर्फ एक डीमन के रूप में देखता है जिसने उसकी प्यार को मार दिया। गुस्से में वो सुजुन पर चार्ज करता है। सुजुन उसके अटैक्स डॉज करती है और पूछती है कि उसे क्या हो गया है। तब जाकर गिंटा रियलाइज करता है कि जिसके सामने वो खड़ा है वो कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन सुजुन है।
गिंटा कांपते हुए पूछता है कि उसने श्रियोकी के साथ ऐसा क्यों किया। सुजुन कोल्ड टोन में बोलती है कि श्रियोकी बस एक गंदी औरत थी जो उसे धोखा देने वाली थी, इसीलिए उसने उसे मार दिया। यहीं पे गिंटा की दुनिया पूरी तरह से टूट जाती है। सुजुन गिंटा से कहती है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उसने उसे हार्ट ब्रेक से बचा लिया। पर जितना ज़्यादा वो बोलती जाती है उतना ही गिंटा का गुस्सा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे उसका रेज उस डीमन की दी हुई पावर को एक्टिवेट कर देता है। तब गिंटा को एक बिटर ट्रूथ समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की अब उसकी छोटी बहन नहीं रही, अब वो सिर्फ एक डीमन है। गिंटा पूरे हेट्रेड के साथ उस पर चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉट सुजुन के पास पहुंचती है वो उसकी डिमोनिक ओरा से टकरा के टूट जाती है। गिंटा खुद को बिल्कुल यूजलेस महसूस करता है, जैसे वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे रियलाइजेशन होती है कि वो डीमन की पावर और अपनी नफरत दोनों का यूज़ करके श्रियोकी की मौत का बदला ले सकता है। जैसे ही वो अपना हाथ ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है, सुजुन पैनिक में बोलती है कि उसने सब कुछ सिर्फ उसे खुश करने के लिए किया था। पर गिंटा गुस्से में चिल्लाता है और उसे चुप रहने को कहता है। सुजुन रोने लगती है और बोलती है कि अब गिंटा भी उसे छोड़ देगा, बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह। वो कहती है कि अगर गिंटा उसके सैक्रिफाइस को समझ नहीं सकता तो उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं। वो चीखने लगती है कि उसे गिंटा से नफरत है और रूम में इधर उधर भागते हुए बोलती है कि वही उसकी असली फैमिली है और बाकी सब स्ट्रेंजर्स हैं। गिंटा फिर से उसे चुप रहने को कहता है। सुजुन समझ जाती है कि वो कुछ भी बोले गिंटा सुनने वाला नहीं है। इसी मोमेंट में वो अचानक गिंटा के पास जाती है और उसे स्टैप कर देती है। पर जब वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है तो वो फंस जाता है। उस स्ट्रगल के बीच गिंटा को याद आता है कि उसने अपनी बहन पर कभी हाथ नहीं उठाया था, एक बार भी नहीं। और फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सुजुन को पंच करता है। उसके बॉडी में एक बड़ा सा होल बन जाता है। इंजर्ड होने के बाद भी सुजुन खड़ी होती है और गिंटा फुल पावर के साथ उस पर डैश करता है। लेकिन तभी लास्ट सेकंड पर फीमेल डीमन वहां आ जाती है और सुजुन को बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस कर देती है। वो सुजुन को भागने के लिए बोलती है और शिर्युकी का कटा हुआ सिर उठाकर गिंटा से कहती है कि अब उसे दुनिया की हर चीज़ से नफरत हो चुकी है, इसलिए वो पूरी दुनिया को जला देने वाली है। जाते जाते वो गिंटा से कहती है कि उसे याद रखना, क्योंकि चाहे कितना भी टाइम बीत जाए वो एंड से पहले एक आखिरी बार उससे मिलने आएगी। गिंटा उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर फीमेल डीमन अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करके उसे पकड़ के रखती है। सिर्फ तब छोड़ती है जब सुजुन भाग जाती है और हंसते हुए चिल्लाती है कि उसने अपना पर्पस पूरा कर लिया। गिंता उससे पूछता है कि क्या उसका पर्पस बस बेकार का खून खराबी था। डीमन बोलती है कि उसने फ्यूचर बहुत आगे तक देखा है। जल्दी ही ह्यूमंस इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करेंगे और आर्टिफिशियल लाइट हर जगह फैल जाएगी, जहां डीमंस के छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जो उसने यहाँ किया है वो एंश्योर करेगा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद भी डीमंस जिंदा रहेंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए मर जाती है और उसका बॉडी धूल में बदल जाता है। सब खत्म होने के बाद गिंता का गुस्सा और नफरत अचानक ग्रीफ में बदल जाता है। वो शिरियुकी के बॉडी को गले लगा लेता है और बार बार माफी मांगते हुए रोता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद विलेजर्स अपने घर दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिंता, जो अब दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया होता है, एक जर्नी पर निकलने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो अपना घर छोड़ता है उसे विलेज चीफ मिलता है। दोनों विलेज के रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां गिंता बताता है कि वो स्क्रैच से ट्रेनिंग करने जा रहा है ताकि फ्यूचर में डीमन गॉड से विलेज को बचा सके। विलेज चीफ समझ जाता है कि डीमन गॉड सुजुन बनने वाली है। वो गिंता से पूछता है कि क्या वो सच में उसे रोक पाएगा। गिंता बोलता है कि जो करना पड़ेगा वो करेगा। चीफ फिर पूछता है कि क्या वो बदले के चक्कर में अपनी बहन को मार देगा। गिंता जवाब देता है कि वो शिरियुकी को मारने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। वो कहता है कि उसके अंदर नफरत भरी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई पीसफुल सोल्यूशन हुआ तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। ये सुन के विलेज चीफ थोड़ा रिलीव्ड होता है, क्योंकि डीमन की पावर पाने के बाद भी गिंता के अंदर इंसानियत जिंदा है। फेयरवेल के तौर पर वो गिंता को लेजेंडरी स्वॉर्ड यारा ही देता है। कहता है कि शिरियुकी का ब्लड लाइन खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस स्वॉर्ड का कोई ओनर नहीं है, और शिरियुकी चाहती होती कि ये स्वॉर्ड गिंता के पास रहे। गिंता स्वॉर्ड एक्सेप्ट करता है और तभी विलेज चीफ अचानक उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे पता था कि गिंता और शिरियुकी एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर भी उसने शिरियुकी की शादी अपने बेटे कियो से करवा दी। वो मानता है कि विलेज के भले का बहाना सिर्फ एक एक्सक्यूज था, असल में वो बस चाहता था कि शिरियुकी उसके बेटे से शादी करे, क्योंकि कियो भी उसे पसंद करता था। विलेज चीफ कहता है कि इस पूरी ट्रेजेडी का जिम्मेदार वही है। गिंता उसे उठा देता है लेकिन उसे माफ नहीं करता। फिर वो विलेज छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि कैसे एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। कंट्री के अंदर भटकते हुए गिंता, या अब जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, 170 साल बाद आने वाली प्रोफेसी।
डीमन गॉड, सुजुन और वो फ्यूचर जहां सब कुछ डिसाइड होने वाला है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और जिन एक नए विलेज में पहुंचता है, एक वॉन्डरिंग वॉरियर के फॉर्म में। अभी वो ठीक से सेटल भी नहीं होता कि एक विलेजर उससे काम के लिए बुला लेता है। ये बंदा एक लोकल शॉप ओनर होता है जिसके साथ एक फॉस्टर डॉटर रहती है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। शॉप का वर्कर जेन गिंता को बताता है कि लड़की का नाम नत्सु है। पिछले कुछ दिनों से नत्सु कंप्लेन कर रही है कि उसके बेडरूम के बाहर एक डीमन आता है, चीख चीख कर बोलता है कि वो उसकी बेटी है और वापस आ जाए। फादर इस चीज से काफी ज्यादा डर गया होता है, इसलिए वो चाहता है कि गिंता कुछ दिन नत्सु का बॉडीगार्ड बन जाए क्योंकि वो जल्दी ही 13 साल की होने वाली है। गिंता और डिटेल्स पूछने ही वाला होता है, तभी एक एटीट्यूड वाली छोटी सी लड़की अंदर आती है। वो जेन पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि काम छोड़ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। फिर उसकी नज़र गिंता पर पड़ती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती है कि ये तो एक्सपीरियंस्ड बॉडीगार्ड लगता ही नहीं, पक्का स्कैम आर्टिस्ट होगा। गिंता पूरी सिचुएशन से कंफ्यूज हो जाता है। जेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नत्सु उन दोनों को फ्लिप ऑफ करके बोलती है कि गिंता यहाँ से निकल जाए। जेन शर्मिंदा होकर माफी मांगता है, लेकिन गिंता बिना कुछ बोले घर से चला जाता है। रात को नत्सु को फिर नींद नहीं आती, उसे डर लगता है कि आज भी डीमन आ सकता है। जेन जेन्युइनली केयरिंग बंदा होता है, वो उसके बेडरूम के बाहर बैठ के गार्ड देने लगता है। इससे नत्सु थोड़ी रिलैक्स्ड फील करती है। लेकिन जैसे ही वो सोने वाली होती है, अचानक एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। डीमन उसे बुला रहा होता है, बोल रहा होता है कि वो उसकी बेटी है। नत्सु घबरा जाती है और जेन से पूछती है कि क्या उसने सुना। जेन बोलता है कि उसने कुछ नहीं सुना और सोचता है शायद लड़की इमेजिनेशन कर रही है। तभी अचानक एक जोरदार चीख आती है, नत्सु मेरी बेटी है। जेन का रंग उड़ जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और तभी जमीन के नीचे से एक डीमन निकल आता है, कोर्टयार्ड में। डीमन धीरे धीरे जेन की तरफ बढ़ने लगता है और जेन डर के मारे फ्रीज हो जाता है। नत्सु दरवाजे के पीछे से देखती है और समझ जाती है कि आज दोनों का एंड आ गया है। जैसे ही डीमन अटैक करने वाला होता है, तभी जिन एंट्री मारता है और एक क्लीन स्लैश में डीमन का हाथ काट देता है। प्रॉपर क्लच मोमेंट। डीमन शॉक्ड हो जाता है कि इस घर में डीमन हंटर कैसे आ गया। रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिलता और जिन एक ही स्लैश में डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। डीमन जमीन पर गिरता है और गायब हो जाता है। नत्सु पूछती है कि क्या डीमन मर गया। जिन कामली बोलता है कि नहीं, और अब उसका गार्डिंग रेट बढ़ गया है क्योंकि ये डीमन अभी जिंदा है और वापस आएगा। अगली सुबह जेन और जिन चाय पे बैठते हैं। जेन उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। जिन नात्सु के बारे में पूछता है। जेन थोड़ा कंफ्यूज होता है पर क्लियरली बोलता है कि नात्सुगो डीमन चाइल्ड नहीं है। वो बताता है कि नात्सु बॉस के कुछ दूर के रिलेटिव्स की बेटी थी। उसके पेरेंट्स मर गए थे, इसलिए बॉस ने उसे अडॉप्ट किया। जेन बोलता है कि अगर स्लाइटेस्ट भी चांस होता कि नात्सु डीमन है, तो बॉस उसे कभी नहीं पालता, क्योंकि बॉस डीमन से हद से ज्यादा नफरत करता है। जेन फिर एक पेनफुल ट्रूथ बताता है। कुछ साल पहले डीमंस ने बॉस की वाइफ को मार दिया था और उसके बेटे को किडनैप कर लिया था। इस इंसिडेंट ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसी टाइम नात्सु उसकी लाइफ में आई और अननोइंगली उसे इमोशनल सपोर्ट दिया, इसलिए बॉस उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। रात को नात्सु पहली बार थोड़ी शांति से सोती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अडॉप्टेड फादर उसकी सच में केयर करता है। और अब उसके रूम के बाहर जेन और जिन दोनों गार्ड कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जिन नात्सु से बॉस के मिसिंग बेटे के बारे में पूछता है। नात्सु चुप हो जाती है और जवाब देने से मना कर देती है। फिर वो एक अजीब सवाल पूछती है, क्या डीमंस ह्यूमंस से पैदा हो सकते हैं। जिन कामली एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी दो डीमंस से, कभी डीमन और ह्यूमन से, और कभी सिर्फ एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, रेज और जेलसी से भी डीमंस पैदा हो सकते हैं। वो बात कर ही रहा होता है कि डीमन अचानक फिर से हवा में से अपीयर हो जाता है और चीखने लगता है कि उसकी बेटी वापस करो। जिन तुरंत एक्शन में आता है और एक फास्ट कॉम्बो से डीमन को जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वो नोटिस करता है कि ये डीमन इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि बातचीत करे। जिन नात्सो से पूछता है कि क्या वो इसे मार दे। जेन ये सुन के शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि मॉन्स्टर को तुरंत मार दो। सीन इतना टेंस हो जाता है कि लगता है अगला डिसीजन ही सब कुछ बदल देगा। पर जिन बोलता है कि वो पहले नात्सु से जानना चाहता है कि वो क्या चाहती है। वो क्लियरली कहता है कि अगर वो इस डीमन को अभी मार भी दे तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि ये डीमन नात्सु के नेगेटिव इमोशंस से बना है। ये सुन के नात्सु को शॉक लगता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि जिन सच बोल रहा है। वो अपने मन के अंदर झांकती है और रियलाइज करती है कि भले ही उसके अडॉप्टेड फादर बार बार बोलें कि वो उससे प्यार करता है, पर उसने कभी दिल से इस बात पर भरोसा नहीं किया। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचती थी कि अगर कोई डीमन आकर उससे मारने की कोशिश करे तो शायद उसका फादर और ज्यादा प्यार दिखाए, मतलब भाई प्योर डैडी इश्यूज मोड। जिन कामली उसे समझाता है कि अगर वो सच में इस नाइटमेयर को खत्म करना चाहती है तो उसे अपने इमोशंस का सामना करना होगा,
गिल्ट, डाउट, लोनलीनेस, इन सबको छोड़ना होगा, वरना डीमन बार बार वापस आता रहेगा। नात्सू रोने लगती है, पर फिर एक पॉइंट पर वो अपना दिमाग बना लेती है। वो चीख के बोलती है कि बस हो गया, और जिन से कहती है कि डीमन को मार दो, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा है कि उसका फादर उससे सच में प्यार करता है। ये सुनना जिन के लिए काफ़ी होता है। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए एक क्लीन स्लैश में डीमन को दो हिस्सों में काट देता है। डीमन तुरंत खत्म हो जाता है और नात्सू चैन की सांस लेती है। जिन उन दोनों को बोलता है कि उनका नाइटमेयर अब खत्म हो चुका है और वो आराम से सो सकते हैं। थोड़ी ही देर में नात्सू अपने रूम में घोड़े बेच के सो जाती है, लिटरली स्नोरिंग। बाहर जिन खड़ा होता है, पर उसका दिमाग शांत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जो डीमन नात्सू को परेशान कर रहा था, वही डीमन उसे भी सालों से फॉलो कर रहा है। सुजुन की माँ, वही फीमेल डीमन। और जैसे एक्सपेक्टेड था, वो डीमन फिर से उसके सामने अपीयर होती है, वही पुरानी बातें चिल्लाते हुए। जिन बिना कोई इमोशन दिखाए एक ही स्ट्राइक में उसका सर काट देता है, जैसे बस एक रूटीन का काम हो। डीमन वहीं खत्म। अगली सुबह जैन जिन को थैंक्स बोलता है, कहता है कि उसने उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जिन थोड़ा कैजुअल टोन में बोलता है कि ये उसके लिए काफ़ी थेरेप्यूटिक भी था। नात्सू कंफ्यूज हो जाती है, तो जिन थोड़ा एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि उसका चाइल्डहुड काफ़ी रफ था। जो क्रूअल्टी उसने बचपन में देखी, उसने उसकी पूरी थिंकिंग बना दी। बचपन से ही उसके अंदर एंगर और हेट्रेड भरा हुआ था, और वही इमोशंस एक डीमन की फॉर्म में जिंदा हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नात्सू के साथ हुआ। बस फर्क इतना था कि जिन को अपने इमोशंस से लड़ने और उन्हें ओवरकम करने में डेकेड्स लग गए। नात्सू को पूरी बात समझ नहीं आती, पर वो दिल से उसका थैंक्स करती है। जिन क्वाइटली शहर छोड़ देता है। तभी नात्सू का फादर बाहर आता है और पूछता है कि क्या वो आदमी चला गया। नात्सू से थैंक्स बोलती है कि उसने जिन को हायर किया, क्योंकि उसके बिना शायद वो हमेशा रात को डर के साथ सोती रहती। फादर कैजुअली बोलता है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए यही करता है। फिर वो जैन की तरफ घूमता है और बोलता है कि काम पे वापस लग जाओ, वरना जॉब भी चली जाएगी। जैन तुरंत भागकर शॉप के अंदर चला जाता है। नात्सू थोड़ी सीरियस हो जाती है और अपने फादर की आंखों में देखकर पूछती है कि क्या वो किसी तरह मदद कर सकती है। ये सुन के उसका फादर जेन्युइनली खुश हो जाता है और बोलता है कि बस एक लंबी और खुश लाइफ जीना ही उसके लिए सबसे बड़ी रिटर्न होगी। उधर जिन पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को देखता हुआ चल रहा होता है। एक और सीजन गुजर चुका होता है, पर वो जानता है कि वो अभी भी अपने गोल से बहुत दूर है, इस दुनिया से डीमंस को खत्म करना। वो गहरी सांस लेता है और बिना रुके अगले शहर की तरफ चल पड़ता है, नई कहानियों और नई लड़ाई के लिए। कुछ दिन बाद जिन एक और टाउन के रेस्टोरेंट में हॉट नूडल्स का बोल एंजॉय कर रहा होता है। शॉप ओनर और उसकी बेटी उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। ओनर एम्परर के बारे में कंप्लेन करता है, बोलता है कि वो पास के समंदर के पायरेट्स तक हैंडल नहीं कर पा रहा, और ऊपर से एक सीरियल किलर की अफवाह भी टाउन में फैली हुई है। जिन उसे लाइटली वार्न करता है कि ज़्यादा बोलने से पहले सोच लो। ओनर तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है और नूडल्स के बारे में पूछता है। जिन ऑनेस्टली बोलता है कि नूडल्स काफ़ी प्लेन और बोरिंग है। ओनर बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो खुद जानता है। फिर वो क्यूरियस होकर पूछता है कि जब इस खाली टाउन में कुछ खास है ही नहीं, तो जिन बार बार यहीं क्यों आता है। उसकी बेटी उसे टोकने की कोशिश करती है, पर ओनर को लगता है जिन को स्मॉल टॉक से प्रॉब्लम नहीं है। जिन उल्टा उससे पूछ लेता है कि उसने इस टाउन में रेस्टोरेंट खोलने का डिसीजन क्यों लिया। ओनर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है कि वो अपने पास्ट से भागना चाहता था। जिन खाना खत्म करके पैसे देता है और ओनर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आखिर उसकी इनकम का सोर्स क्या है, और यहीं से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है। जिन कामली बोलता है कि वो डीमंस को मार के अपना गुजारा करता है। पहले तो शॉप ओनर जोर से हंस देता है, उसे लगता है जिन मजाक कर रहा है। लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर जिन सच बोल रहा है, तो शायद वो उसकी थोड़ी मदद कर सकता है। वो उसे याद दिलाता है उस सीरियल किलर के बारे में, जिसका जिक्र उसने पहले किया था। वो बताता है कि उस किलर के विक्टिम्स के अराउंड काफ़ी डिस्टर्बिंग कहानियां हैं। वो किसी वेपन का यूज़ नहीं करता, फिर भी लाशें इतनी बुरी हालत में मिलती हैं कि देख के ही डर लग जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जो लोग गायब होते हैं और जो डेड बॉडीज मिलती हैं, उनका काउंट मैच ही नहीं होता। ये सब सुन के जिनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो किलर की यूजुअली ऑपरेट करने वाले एरिया के बारे में पूछता है और इन्फॉर्मेशन लेके वहां से निकलने लगता है। तभी शॉप ओनर की बेटी भाग के आती है और जिन को बोलती है कि रात में संभल के रहना। जिन थोड़ा एटीट्यूड में बोल देता है कि अब वो बच्चा नहीं है और वो उसकी माँ नहीं जो इतने चिंता करे। लड़की उसे सीधा बोलती है कि उसका ये एजी ईमो एटीट्यूड ही प्रूव करता है कि वो अभी तक प्रॉपर अडल्ट बना ही नहीं है। जिन थोड़ा इरिटेट हो जाता है, पर बिना कुछ बोले निकल जाता है। रात को जिन उस ब्रिज पर पहुंचता है जहां सीरियल किलर के दिखने की अफवाह थी। काफी देर तक वेट करता है, पर कोई मूवमेंट नहीं होती। जब लगता है कि आज कुछ नहीं होने वाला, वो वापस अपने इन की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक एक औरत की तेज चीख सुनाई देती है। जिन बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस आवाज की डायरेक्शन में भागता है और देखता है कि सड़क पर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। तीनों आदमी हैं और उनकी हालत काफी खराब है। आसपास कोई भी नहीं होता।
जिन बॉडीज को केयरफुली एग्जामिन करता है और तभी उसे एक बात अजीब लगती है। चीख एक औरत की थी पर मरने वाले सब मर्द हैं। ये बात उसके दिमाग में अलार्म बजा देती है। जब वो सब समझने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। वो तुरंत मुड़ता है पर वहां कोई नहीं होता। फिर भी वो अलर्ट हो जाता है। अगले ही पल वो एक इनविजिबल अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन काउंटर नहीं कर पाता क्योंकि सामने दिख ही कुछ नहीं रहा। वो डीमन की पोजीशन गेस करने की कोशिश करता है, तभी उसकी पीठ पर एक गहरा स्लैश लग जाता है। जब तक वो घूमता है अटैकर फिर से गायब हो चुका होता है। अब जिन का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब होल्डिंग बैक का टाइम नहीं है। वो अपनी डीमन नाम की पावर रिलीज करता है और शांत खड़ा हो जाता है, जैसे वेट कर रहा हो। जैसे ही इनविजिबल डीमन फिर से अटैक करता है, जिन अपनी पूरी ताकत से वार करता है। उसका ब्लेड टूट जाता है और डीमन को सीधा हिट लगता है। इस बार डीमन इंजर्ड हो जाता है। जिन उसे चैलेंज करता है कि फिर से सामने आए। तभी डीमन सीज फायर बोलता है और अपनी इनविजिबिलिटी हटा के विजिबल हो जाता है। जिन उससे पूछता है कि मरने से पहले अपना नाम बता दे। डीमन बोलता है कि उसका नाम मोसुक है। जिन अपना डीमन नाम उठाता है उसे खत्म करने के लिए, पर मोसुक तुरंत सरेंडर कर देता है और बोलता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। जिन गुस्से में पूछता है कि फिर उसने अटैक क्यों किया। मोसुक बताता है कि वो भी उस सीरियल किलर का शिकार कर रहा था। उसने सुना था कि किलर एक डीमन है, इसलिए उसे जिन पर शक हुआ। जब जिन ने उसे किलर कहा तब मोसुक को समझ आ गया कि वो गलत आदमी पर हमला कर बैठा है। अब जिन कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि एक डीमन सीरियल किलर के पीछे क्यों पड़ेगा। मोसुक कहता है कि ये बात खुले में नहीं हो सकती और उसे अपने घर ले चलता है। उसका घर काफी सस्ता और सिंपल होता है, बिल्कुल नॉर्मल। अंदर जाकर मोसुक एक अगली से ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है और बताता है कि कुछ पुराने डीमंस लोगों के बीच रहना चूज करते हैं। वो जिनको सस्ती सी शराब ऑफर करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि वो एक सुपीरियर डीमन है जो अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी की वजह से 100 साल से ज्यादा जिंदा है। जिन थोड़ा टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि वो सुपीरियर डीमन के हिसाब से काफी वीक लगता है। मोसुक नर्वस होकर बोलता है कि सुपीरियर डीमंस उनकी अवेकेंड एबिलिटीज की वजह से कहलाते हैं, स्ट्रेंथ की वजह से नहीं। वो मान लेता है कि कुछ सुपीरियर डीमंस नॉर्मल डीमन से भी कमजोर होते हैं और वो उनमें से ही एक है। दोनों कंफर्म करते हैं कि उनमें से कोई भी सीरियल किलर नहीं है, और क्योंकि डीमंस झूठ नहीं बोल सकते, दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। जिन फिर पूछता है कि बिना कंफर्म किए उसने अटैक क्यों किया। मोसुक का फेस थोड़ा डार्क हो जाता है। वो बताता है कि उसे सीरियल किलर से पर्सनल ग्रज है। वो किलर मर्दों को तुरंत मार देता है और औरतों को किडनैप करता है। उसकी बीवी भी इसी तरह किडनैप हुई थी। मोसुक बोलते बोलते टूट जाता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ एक काइंड हार्टेड ह्यूमन थी जो ये जानते हुए भी उससे प्यार करती थी कि वो डीमन है। 1 महीने पहले वो किडनैप हुई थी और 10 दिन बाद उसकी लाश लोकल रिवर में मिली, इतनी बुरी हालत में कि देख के ही रूह कांप जाए। मोसुक बोलता है कि उसे ह्यूमंस ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उसने अपनी वाइफ को दिल से प्यार किया था और इसी वजह से वो रिवेंज लिए बिना रुकने वाला नहीं है। वो जिन से कहता है कि इस बार साइड हो जाए और सीरियल किलर को उसके हवाले छोड़ दे, लेकिन जिन सीधा मना कर देता है। कहता है कि डीमंस का शिकार करना ही उसका पर्पस है और वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता। मोसुक समझ जाता है और सजेस्ट करता है कि दोनों टीम अप करते हैं, डीमन को साथ मिलकर ढूंढेंगे और हराएंगे। बस फाइनल ब्लो वो खुद देना चाहता है। मोसुक की डिटर्मिनेशन देख के जिन थोड़ा इमोशनली मूव हो जाता है और अग्री कर लेता है। अगले दिन दोनों अलग अलग जगह जाकर सीरियल किलर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। शाम को दोनों मोसुक के घर लौटते हैं और थोड़ी ड्रिंक्स के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। मोसुक जिन से पूछता है कि वो खुद डीमन होते हुए भी डीमंस को क्यों मारता है। जिन कैजुअली बोल देता है कि पैसा मिलता है। मोसुक को ये जवाब बिलीवेबल नहीं लगता, तो जिन सच बोलता है कि वो डीमंस को इसलिए मारता है ताकि स्ट्रांग हो सके और एक दिन एक खास डीमन को रोक सके। मोसुक क्यूरियस हो जाता है, तो जिन अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि भले ही वो अपनी बहन सुजुन से नफरत करता हो क्योंकि उसने उस लड़की को मार दिया जिससे वो प्यार करता था, फिर भी उसे नहीं पता कि वो कभी उसे मार पाएगा या नहीं। जिन फिर मोसुक से पूछता है कि रिवेंज के बाद वो क्या करेगा। मोसुक ठंडी सांस लेके बोलता है कि वो एक नॉर्मल शांत जिंदगी जीना चाहता है और अपनी वाइफ की कब्र का ख्याल रखना चाहता है। अगले दिन जिन फिर उसी रेस्टोरेंट में जाता है। ओनर की बेटी उससे पूछती है कि क्या सीरियल किलर के बारे में कोई लीड मिली। जिन बोलता है कि वो अभी काम कर रहा है। बात को अवॉइड करने के लिए वो लड़की की तारीफ कर देता है। कहता है कि इतनी ब्यूटीफुल वेट्रेस हो तो लाइन लग जानी चाहिए कस्टमर्स की। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही लड़की और उसका बाप दोनों खुश हो जाते हैं। शॉप ओनर मजाक मजाक में जिन से पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी के साथ डेट पर जाना चाहेगा, क्योंकि वो खुद एक हैंडसम सन इन लॉ ढूंढ रहा है। लड़की शर्मा के अपने बाप को डांट देती है और कहती है कि उसे एम्बैरस करना बंद करे। वो बोलती है कि जब टाइम आएगा तब वो खुद अच्छा लड़का ढूंढ लेगी। ओनर किचन में वापस चला जाता है। लड़की जिन से अपने डैड के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन जिन कहता है कोई बात नहीं, उसका डैड उसे काफ़ी प्यार करता है। ये सुन के लड़की थोड़ा सीरियस हो जाती है और जिन से पूछती है
कि क्या उसके डैड ने उसे प्यार नहीं दिया। जिन उसे अपना अनपेड थेरेपिस्ट बना लेता है और बताता है कि कैसे उसके डैड ने उसकी बहन सूजन को कभी अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। एक दिन दोनों घर से भाग गए थे। वो कहता है कि अब वो समझ पाता है कि उसके डैड ने सूजन से नफरत क्यों की, लेकिन फिर भी काश कुछ चीज़ें बेटर होती। उस रात जिन और मासुक फिर सीरियल किलर को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन फिर से कुछ नहीं मिलता। मासुक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ना कोई नया क्लू मिल रहा है और ना ही कोई नया विक्टिम। तभी जिन नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट ओनर की बेटी आफू रात में अकेली फूलों को देख रही है। वो डिसाइड करता है कि उसे अकंपनी करे क्योंकि रात में अकेला रहना सेफ नहीं है। मासुक इनविजिबल हो जाता है और क्वाइटली वापस घर चला जाता है, उन्हें थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए। जिन आफू से पूछता है कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही है। आफू बोलती है कि उसे चांदनी में फूल देखना बहुत पसंद है। वो फूलों के बारे में डिटेल में बताने लगती है और जिन चुपचाप सुनता रहता है। बाद में वो उसे घर तक छोड़ने का ऑफर करता है। रास्ते में आफू कहती है कि जिन बहुत ज़्यादा ब्रूडी और साइलेंट रहता है और क्योंकि वो बैटमैन नहीं है तो ये एक्ट छोड़ दे। वो उसे कहती है कि ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा भी करना चाहिए। जिन बोलता है कि वो उसकी एडवाइस फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि उसका पर्पस ही सब कुछ है। तभी आफू रोड के पास एक प्लांट देख के एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारे में बताने लगती है। जिन उस प्लांट को पहचान लेता है और बोलता है कि उसके स्टेम को उबाल के पेट की दवा बनती है। वो याद करता है कि उसके गांव में एक दोस्त थी जो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाती थी और उसे ये दवा बार बार बनानी पड़ती थी। ये कहते हुए जिन के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है जब वो शिरीयुकी के साथ बिताए हुए पल याद करता है। और अल्फू तुरंत जिन की पहले वाली बात याद दिला देती है जब उसने कहा था कि वो अपने पर्पस की वजह से फन नहीं कर सकता। वो उससे कहती है कि उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अच्छी लगती हैं और ऐसी यादें भी हैं जिनसे वो जुड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक मिशन की वजह से ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों से भागना बंद करे। थोड़ी देर में दोनों अल्फू के घर पहुंच जाते हैं और वहां अभी भी लाइट्स ऑन होती हैं। जिन उससे गुड नाइट बोलता है और कहता है कि कभी फिर वो उसे फूलों के बारे में बताए, लेकिन अगले दिन जब धूप हो। जैसे ही अल्फू घर के अंदर जाती है, मासुक अचानक जिन के पीछे अपीयर हो जाता है और बोलता है कि वो लड़की काफ़ी अच्छी है। जिन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये नूज़ी इडियट पीछा क्यों कर रहा था जब उसने खुद बोला था कि प्राइवेसी दे रहा है। मासुक बस हंसी करता है और अपने मिशन पर निकल जाता है सीरियल किलर को ढूंढने। अगली रात जिन ब्रिज पर वेट कर रहा होता है, तब एक ड्रंक आदमी और एक खूबसूरत लड़की वहां से गुजरते हैं। लड़की जिन के हैंडसम फेस में इतनी खो जाती है कि उसे ड्रंक आदमी के सामने खड़े डीमन का ध्यान ही नहीं रहता और तभी वो बेचारा आदमी स्लैश हो जाता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है जब वो भैंसे जैसे वुल्फ डीमन को देखती है। जिन तुरंत फाइट स्टांस ले लेता है। डीमन उस पर झपटता है लेकिन जिन ईजिली उसका अटैक पैरी करके साइड में फेंक देता है। लड़की घबरा के पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन जिन बस कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो बिना आवाज़ किए उसके पीछे रहें। डीमन दोबारा अटैक करता है और जिन ब्लॉक्स करता है, लेकिन फिर धक्का लगने से साइड हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के डीमन सीधा लड़की पर झपटता है, लेकिन तभी मासुक आकर उसे बचा लेता है। जिन डीमन पर फिर से अटैक करता है, लेकिन उसकी मोटी स्किन को कट नहीं कर पाता और डीमन हवा में छलांग लगाकर भाग जाता है। जिन मासुक से माफी मांगता है कि डीमन भाग गया, लेकिन मासुक समझ जाता है क्योंकि दोनों को अंदाजा नहीं था कि वो इतना टफ होगा। मासुक डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा और देखेगा कि वो कहाँ जाता है। जिन उसे वार्न करता है कि मिलने पर भी फाइट ना करे। तभी वो लड़की एटीट्यूड के साथ जिन से कहती है कि जेंटलमैन की तरह बिहेव करे और उसे उठने में मदद करे। जिन ठंडे दिमाग से हेल्प करता है क्योंकि वो किसी रैंडम लेक्चर में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जब वो लड़की पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता नहीं, तो जिन को उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है कि वो नात्सु है, जो 3 साल में काफ़ी बड़ी हो चुकी है। नात्सु खुश हो जाती है कि जिन ने उसे पहचान लिया और कंप्लेन करती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जिन कैजुअली बोलता है कि वो एजिंग से इम्यून है, जो सुन के नात्सु दुनिया की सारी औरतों की तरफ से जेलस हो जाती है। जिन पूछता है कि इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी, तो वो बताती है कि एक रेगुलर कस्टमर को अर्जेंट पार्सल डिलीवर कर रही थी। जिन कहता है कि वो काफ़ी बदल गई है और अब नेचुरली स्माइल करती है, जिससे नात्सु काफ़ी फ्लैटर्ड हो जाती है। तभी जेन अचानक पीछे से आ जाता है और नात्सु डर जाती है। जेन जिन से पूछने लगता है कि क्या उसके और नात्सु के बीच कोई रोमांटिक टेंशन है। जिन कहता है कि लड़की पर अभी सीरियल किलर ने अटैक किया था।
जैसे ही जेन डेड बॉडी देखता है वो बिल्कुल पैनिक मोड में चला जाता है। वो नात्सू से कहता है पुलिस को कॉल करे, लेकिन नात्सू बोलती है कि पुलिस डीमंस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए जिन पर ही छोड़ना होगा। जिन डिसाइड करता है कि वो निकल जाए क्योंकि अब जेन नात्सू को एस्कॉर्ट कर सकता है। जाते जाते वो कहता है कि अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो नूडल शॉप पर कांटेक्ट करें। तब जेन को याद आता है कि पास के एक मंदिर के बारे में अफवाह है जहाँ का प्रीस्ट रिसेंटली मर गया था और लोग कह रहे हैं कि वहाँ अब एक डीमन रहता है।